जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल 20G में। मैं हूँ एस के प्रजापति। आज हम आपको फिजिक्स के नए सेगमेंट की तरफ लेकर बढ़ेंगे आगे। तो आप लोग कलम और कापी लेकर तैयार हो जाइए सीखने के लिए, क्योंकि बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम फिजिक्स की पढ़ाई करेंगे। मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ कि ये जो फिजिक्स है, हम बेसिकली इंटरमीडिएट के लिए शुरू कर रहे हैं। तो क्योंकि मैं बेसिकली ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता रहता हूँ, तो बच्चों की काफ़ी डिमांड पर मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्योंकि कभी-कभी उनको लगता है कि जो क्लास हमसे छूट जाती है, वो भूल जाता हूँ मैं सर, उससे आगे पढ़ने में समस्या आने लगती है। तो वो समस्या ना आए इसके लिए, और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए भाइयों के लिए भी ये मददगार साबित हो, इसके लिए हम आपको फिजिक्स पढ़ाने जा रहे हैं। डियर, फिजिक्स का अपना एक बहुत बड़ा दायरा है। फिजिक्स को पढ़ने से पहले हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है बेसिकली, क्योंकि आप जानते ही हैं ये साइंस की एक सब्जेक्ट है और काफ़ी मुश्किल लगता है पढ़ने में। लेकिन अगर हम इसको जो है इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ें, कोई एक कहना चाहिए क्रिएटिव तरीके से पढ़ें, तो ये सब्जेक्ट आसान हो जाता है। तो आइए कोशिश करते हैं, देखते हैं आप कितना समझ पाते हैं और मैं कितना सफल हो पाता हूँ। और कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे कि आपको ये क्लास कैसी लगती है। ठीक है, ओके दोस्तों, हम जो पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली वो है फिजिक्स। तो हमारा प्रश्न सबसे पहला यही है कि व्हाट इज़ फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? हिंदी मीडियम के विद्यार्थी लोग इसको जान पा रहे होंगे भौतिकी के नाम से, या फिर भौतिक विज्ञान के नाम से जानते हैं आप। डियर, ये जो फिजिक्स है या भौतिक विज्ञान है, ये होता क्या है, इसकी डिफिनीसन क्या है? तो आप में से बहुत सारे भाई लोग मुझे फटाफट उत्तर देने लग जाएंगे कि सर फिजिक्स बेसिकली भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम भौतिक राशियों इत्यादि का अध्ययन करते हैं। ऐसी कोई डिफिनीसन आप देंगे। परंतु मैं चाहता हूँ कि किताबी तरीके से हटकर आप थोड़ा सा क्रिएटिव तरीके से सोचें, जिससे आपको याद करने में कोई दिक्कत ना आए। हालांकि बात तो हम वही करेंगे जो किताब कह रही हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग अंदाज में। ये आपके लिए भी सही रहेगा और हमें समझाने में सही रहेगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों, हम आपको इसकी डिफिनीसन बता रहे हैं, और वो डिफिनीसन कुछ इस तरह से है, स्टडी ऑफ, नहीं सॉरी, इसको ऐसे लिखिए, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। दोस्तों, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड इज कॉल्ड फिजिक्स। अभी हम इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे, परंतु अभी फ़िलहाल के लिए अगर मुझसे कोई पूछता है कि यार बताओ आप फिजिक्स क्या है, तो उसे आप सिंपली ये डिफिनीसन बता दीजिएगा। क्या बताइएगा? सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड इज कॉल्ड फिजिक्स। अब इसमें से आधे से ज़्यादा बच्चे जो हमसे ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते हैं, है ना, वो बेसिकली हिंदी मीडियम से होते हैं। तो उनके तो ये तोते उड़ गए होंगे, सर ये क्या कर दिया आपने, हमारे लिए भी कुछ दाय उपाय लगाइए। देखिए डियर, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम हिंदी में पढ़ेंगे और अंग्रेजी में पढ़ेंगे, दोनों में पढ़ेंगे। आपको घबराना नहीं है। ना तो हम पूरी तरह से इस सब्जेक्ट को हिंदी में पढ़ सकते हैं, और ना ही पूरी तरह से, क्योंकि आप यूपी बोर्ड से रिलेट करते हैं कुछ बच्चे, तो उसके लिए दिक्कत आने लगता है। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि आप दोनों को समझ में आए। ठीक है ना, ओके। तो सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, बात आती है सर ये फिजिकल वर्ल्ड क्या है? वर्ल्ड माने होता है दुनिया, संसार, जगत, है कि नहीं, बताओ। तो अगर हमसे कोई पूछता है सिस्टमेटिक, आप व्यवस्थित समझ सकते हैं, स्टडी माने पढ़ाई, और फिजिकल वर्ल्ड को हिंदी में बोलते हैं डियर भौतिकी जगत। भौतिकी जगत। अगर आप हमसे पूछे कि फिजिक्स की डिफिनीशन क्या है, भौतिक विज्ञान की डिफिनीशन है क्या है, तो मैं आपको बस सिंपल इतना ही कहूँगा
कि भौतिकी जगत की पढ़ाई को भौतिक विज्ञान कहते हैं, सिंपल। ये जो फिजिकल वर्ल्ड है ना सर, ये फिजिकल वर्ल्ड क्या होता है, भौतिकी जगत क्या होता है? तो ये जो दुनिया है, सॉरी, ये जो दुनिया है, हमारे आसपास की ये जो दुनिया है, जिसमें हम लोग और आप लोग, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सभी लोग निवास कर रहे हैं, इस दुनिया का नाम हम लोगों ने रखा है फिजिकल वर्ल्ड। समझ गए? तो हमारे आसपास की ये जो दुनिया है, इस दुनिया का नाम है फिजिकल वर्ल्ड, और इसकी स्टडी, इस दुनिया की पढ़ाई का नाम है फिजिक्स। आती है बात समझ में? ओके, आगे बढ़ते हैं। सर ये फिजिकल वर्ल्ड के अलावा भी कोई दुनिया है क्या? हाँ है ना, फिजिकल वर्ल्ड के अलावा एक दुनिया और है, उस दुनिया का नाम है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। सर उसमें कौन आता है? उसमें आते हैं भूत, प्रेत, आत्मा, भगवान, ये सारे लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड के पार्ट हैं। हम कभी भी अपनी पढ़ाई में, अपनी साइंस की पढ़ाई में कभी भी भगवान टाइप के लोगों की बात नहीं करेंगे। सर क्यों नहीं करोगे? क्योंकि वो फिजिकल वर्ल्ड के पार्ट नहीं है। हमारे फिजिकल वर्ल्ड में जो चीज़ें आएंगी उन्हीं की पढ़ाई करूँगा मैं, और उस वर्ल्ड जिसमें हमारी ये जो दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें हम आ रहे हैं, उसको बोलते हैं फिजिकल वर्ल्ड, और उसकी पढ़ाई को बोलते हैं फिजिक्स। अब मन में एक प्रश्न और आ रहा होगा, सर आप ये क्राइटेरिया कैसे फिक्स करोगे कि कौन फिजिकल वर्ल्ड में है और कौन फिजिकल वर्ल्ड में नहीं है? आई बात समझ में? तो सुनेंगे। सर हमारे आसपास की वे चीज़ें जिन्हें हम डायरेक्टली अथवा इनडायरेक्टली सेंस कर पा रहे हैं। सर डायरेक्टली अथवा इनडायरेक्टली सेंस करने से आपका मीनिंग क्या है? जैसे मैं बोल पा रहा हूँ तो मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, तो आप अपनी लाइफ में मुझे एग्जिस्टिंग मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं ना? आप हमें सुन पा रहे हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा अगर आपने कमेंट किया तो आप और मेरा दोनों का इंटरेक्शन बना हुआ है ना, तो फिजिकली मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? निस्संदेह कर रहा हूँ। तो मैं कैसा हो गया? फिजिकल वर्ल्ड का पार्ट हो गया। अच्छा ये जो मेरे हाथ में मार्कर दिखाई दे रहा है, ये मार्कर बताइए फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा? इसे हम महसूस कर पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं, इस बोर्ड को देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं। तो वे सारी चीज़ें जिन्हें हम डायरेक्टली अथवा इनडायरेक्टली सेंस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों को हम फिजिकल वर्ल्ड का पार्ट मानते हैं डियर। और फिजिकल वर्ल्ड की स्टडी को, या यानी कहना चाहिए मुझे ऐसे कि फिजिकल वर्ल्ड में आने वाले ऑब्जेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक को सिस्टमेटिक स्टडी करने लग जाते हैं, तो फिर वह फिजिक्स के अंतर्गत आता है। आई बात समझ में? अब छोटा सा कंफ्यूजन यहाँ और है कि सर ये जो फिजिकल वर्ल्ड में आपने ऑब्जेक्ट को लिया है, इसकी पढ़ाई आप कैसे करोगे? आप कहते हो कि सर ये भौतिकी दुनिया की पढ़ाई, तो भौतिकी दुनिया यानी फिजिकल वर्ल्ड में कुछ लिखा थोड़ी ना है कि लगे आप पढ़ने, भाई साहब ये देखो बोर्ड पर ये पता नहीं क्या लिखा है, या मेरे चेहरे पर कुछ लिखा है। यूँ तो 12 बजे होते हैं जनरली, पढ़ाते वक्त डर सा लगा बना रहता है कि कहीं कोई मिस्टेक ना होने पाए। अरे भाई, ताकि आपके लिए आगे चल कर के भविष्य में कोई गलती ना होने पाए। तो भैया इस फिजिकल वर्ल्ड में कहीं कुछ लिखा थोड़ी ना है कि आपने कहा सर ये फिजिकल वर्ल्ड को पढ़ो और ये फिजिक्स है। तो बेसिकली फिजिकल वर्ल्ड में कुछ लिखा नहीं है। इस फिजिकल वर्ल्ड में आने वाले ऑब्जेक्ट की स्टडी। सर ये कहना क्या चाह रहे हो? जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में ये मार्कर है, सॉरी डस्टर है, तो इस डस्टर को मुझे स्टडी करना है। सर इस डस्टर की क्या स्टडी होगी? जैसे इसका वेट कितना है, समझ रहे हैं? इसका, मैं इसको ऐसे दबाता हूँ तो ये मतलब दबता क्यों नहीं है, इसका मतलब स्ट्रेंथ कितना है, आती है बात समझ में? इसको मैं खींचता हूँ तो टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है इसकी डेंसिटी कितनी है, ये इसको मैं ऐसे रगड़ता हूँ हाथ पर तो इसका फ्रिक्शन रफनेस कितना है, कितना ये खुरदरा है कि नहीं बताओ? तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक, ये खुरदरा कितना है, भारी कितना है, इसकी लेंथ कितनी है, डेंसिटी कितनी है, एरिया कितना है, वॉल्यूम कितना है, इस पर धरती माता कितना फोर्स लगा रही हैं, ये सारी जो जानकारियां हैं, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक जो हैं, इसे जानने की कोशिश करते हैं हम फिजिक्स में। आई बात समझ में? तो 100 बात की एक बात, हमारे फिजिकल वर्ल्ड में आने वाले तमाम ऑब्जेक्ट
की कैरेक्टरिस्टिक जानने की कोशिश करते हैं हम फिजिक्स में। आई बात समझ में? अरे बोलो ना, आगे बढ़ें। चलिए, तो डियर ये तो हो गया आपका फिजिकल वर्ल्ड। अब फिजिकल वर्ल्ड की पढ़ाई तो हम फिजिक्स कहते हैं, लेकिन इस फिजिक्स को पढ़ने में हमारे तोते से उड़ जाएंगे अगर हमने बिना कोई सीक्वेंस का पालन किए शुरू कर दिया तो बेसिकली हम इसको पढ़ने के लिए 5 ब्रांच में इसको तोड़ने जा रहे हैं। मैं नहीं तोड़ने जा रहा हूँ, ये तोड़ा गया है जो है इसको अध्ययन की दृष्टि से, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से। और वो 5 ब्रांच कौन कौन से हैं डियर, देखेंगे। पहला है मैकेनिक्स। पहला क्या है, बोलते रहिए मेरे साथ, है ना, बोलेंगे तो सीखेंगे। पहला है मैकेनिक्स। अच्छा, दूसरा है थर्मोडायनेमिक्स। इसको बोलते हैं हिंदी में ऊष्मागत की। और तीसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हिंदी में बोलते हैं इसको वैद्युत चुंबकत्व। फिर नेक्स्ट आता है ऑप्टिक्स, और ये कहलाता है प्रकाशिकी। ओके, नेक्स्ट मॉडर्न फिजिक्स। इसको बोलते हैं आधुनिक भौतिकी। डियर, हमारे पास फिजिक्स के ये 5 ब्रांच हैं। इसको सिस्टमेटिक स्टडी करने के लिए, एक व्यवस्थित पढ़ाई करने के लिए इसको 5 भागों में तोड़ा जाता है। अब इन 5 भागों को ऐसा तोड़ा क्यों गया है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, वो हम सीखेंगे धीरे धीरे। बेसिकली पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये जो आपको 2 ब्रांच दिखाई दे रही हैं, मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स। कौन कौन सी? मैकेनिक्स, बोलेंगे तो ही सीख पाएंगे। मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स, इसे हम लोग पढ़ते हैं 11th में। कहाँ पढ़ते हैं भैया? 11th में। और नीचे वाली ये जो 3 ब्रांचें आप देख रहे हैं, इनको अपन कहाँ पढ़ते हैं? इन्हें पढ़ा जाता है 12th में। सर ऐसा क्यों है? क्योंकि कुछ बातों को जानने के लिए हमारे पास बेसिक जानकारी होना चाहिए, और उन बेसिक जानकारी को जानकर ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो स्टडी है वो है मैकेनिक्स। सर इस मैकेनिक्स में क्या होने वाला है? तो बेसिकली डियर, इस मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं फोर्स और मोशन। सर फोर्स क्यों पढ़ रहे हैं? बेसिकली पढ़ना तो हम चाहते थे मोशन, परंतु आप सभी जानते हैं कि मोशन और फोर्स एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं। मोशन करने के लिए या मोशन होने के लिए फोर्स की आवश्यकता पड़ सकती है। इसीलिए मोशन और यानी कि गति और बल, इन दोनों के आसपास की जो पढ़ाई है उसे हम मैकेनिक्स के अंतर्गत करते हैं। तो मैकेनिक्स में किस चीज का पढ़ेंगे? बल और बल के वजह से अथवा केवल एनर्जी की वजह से भी जो मोशन हो रहा है उसकी पढ़ाई को हम जिस सब्जेक्ट के अंतर्गत करते हैं उसे मैकेनिक्स करते हैं। अब इसको पढ़ के क्या क्या आपको आइडिया लगता है, क्या क्या आप जान पाएंगे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड। अब इस बोर्ड पर आप फोर्स लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे दबाता हूँ इस बोर्ड को, तो मैं कितना फोर्स लगा के इसको दबाऊं, कितना फोर्स लगा के ताकि ये बोर्ड टूट जाए? तो भाई इस बोर्ड की कोई स्ट्रेंथ रही होगी, या जो सामने आपको दीवार दिख रही है, मैं कितना जोर से मुक्का मारूं इस दीवार पे कि ये टूट जाए? ये जानने के लिए, भाई बल की बात हो रही है, ये जानने के लिए आपको मैकेनिक्स पढ़ना पड़ेगा। सर मैं इस मार्कर को कितने स्ट्रेंथ के साथ या कितने फोर्स लगा के खींचूं ताकि ये मार्कर 2 टुकड़ों में टूट जाए? भाई इसकी कुछ ना कुछ तो स्ट्रेंथ होगी। हाँ जी, जो फोर्स लगाने पर टूटेगा, तो फोर्स की वजह से जो कुछ भी आप इसके अंदर स्टडी करने जा रहे हैं वो मैकेनिक्स के अंतर्गत आप जान पाएंगे। समझ आ रहा?
बोलो ना। ओके, बहुत अच्छे। तो मैकेनिक्स में क्या हुआ भाई, बल्क से संबंधित जितनी बातों की पढ़ाई होने वाली है और उनसे संबंधित तो मोशन होता है, मोशन की भी पढ़ाई यांत्रिकी या मैकेनिक्स के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक बात है, ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है थर्मोडायनेमिक्स। क्या आता है भैया, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो मतलब हीट और डायनेमिक मतलब मोशन। हाँ जी, थर्मो मतलब हीट और डायनेमिक मतलब मोशन। आप लोग यार बोला करो, बोलते नहीं हो, हाँ बोला करो। अकेले अकेले आप लोग घर पे बैठ के सुन रहे हो मुझे, मैं यहाँ बोले जा रहा हूँ, आप बोल ही नहीं रहे हैं। बताओ यार, ऐसा कुछ होता है कहीं? हाँ जी, ओके शाबाश, ये बच्चा बहुत अच्छा बोल रहा है, इसको हाँ हाँ तुम ओके, बहुत अच्छे। अब बाबू क्या आता है बात, थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली किसकी बात होने वाली है, हीट एनर्जी की बात होने वाली है, हीट एनर्जी के इंटरेक्शन की बात होने वाली है। सर जैसे मैं समझा नहीं, जैसे आप एक बात बताओ आप लोग ठंडी वगैरह में जब नहाते हैं तो पानी गर्म करते हैं, और पानी गर्म करके कई बार ठंडे पानी में मिलाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके मन में परसेप्शन होता है कि सर ये जो ठंडा ठंडा एक टब पानी है, इस ठंडे ठंडे पानी में हम कितना गरम गरम पानी मिलाएं ताकि नहाने में मजा आ जाए। सर मैं तो नहाता ही नहीं। हाँ तो तुम लोग मत नहाओ, जो नहाते हैं वो लोग ऐसी कलाकारियां करते हैं। ठंडी का महीना है, नहाने का मन नहीं कर रहा है, गरम गरम पानी मिलाए रहे हैं, हाथ डालते हैं फिर निकाल लेते हैं। ऐसी बहुत सारी जो है चीज़ें आप अपने दैनिक जीवन में करते हैं। खैर, तो थर्मोडायनेमिक्स में डियर हम जो पढ़ाई करते हैं वो हीट एनर्जी के इंटरेक्शन की पढ़ाई करते हैं। हीट एनर्जी इधर से उधर को जाएगी या उधर से इधर को आएगी, इसकी पढ़ाई हम जिस विषय के अंतर्गत करते हैं उसका नाम है ऊष्मागतिकी या फिर थर्मोडायनेमिक्स। आती है बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको अगर कोई समस्या है, आपको कोई डाउट आए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं उसका जो है सलूशन देने की कोशिश करूँगा। ओके, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये सर क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डियर चार्ज की पढ़ाई करवाता है और चार्ज की वजह से एक इफेक्ट पैदा होता है जिसका नाम है करंट। क्या नाम है? करंट। और करंट तो आप जानते ही कितना इंपॉर्टेंट है हमारे दैनिक जीवन में। आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें करंट का बहुत बड़ा रोल है। और करंट के अलावा चार्ज का एक और प्रॉपर्टी है जिसे हम लोग कहते हैं चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। हाँ जी, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी कि चार्ज की पढ़ाई करोगे तो आप करंट पढ़ पाओगे, और करंट की पढ़ाई कर लोगे फिर उधर मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ पाओगे, जिसमें दो महत्वपूर्ण डिस्कशन होने वाले हैं। एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होता है मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र और एक को बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। तो डियर, ये जो चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों टॉपिक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ाया जाता है। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वजह से ही हम इंटरनेट जनरेट कर पा रहे हैं, इंटरनेट इस्तेमाल कर पा रहे हैं। आई बात समझ में? तो इंटरनेट अगर आपको यूज़ करना है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करनी पड़ेगी, और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही ये इंटरनेट चल रहा है। अब सोचो आप, अगर इंटरनेट नहीं होता तो क्या आप मुझे सुन पाते? क्या आप मुझे देख पाते? अरे ऑफलाइन तो देख पाते, परंतु क्या ऑनलाइन देख पाते? नहीं ना। तो इसलिए इंटरनेट की होनी बहुत ज़रूरी है। और इंटरनेट के बारे में जो पढ़ाई है उस पढ़ाई का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसी के अंदर आप लोग एक चैप्टर पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उस वेव की पढ़ाई करके ही आप ये सब जान पाते हैं कि इंटरनेट कैसे काम करता है। ठीक बात है। हालांकि इसमें करंट की भी पढ़ाई होने वाली है, करंट की पढ़ाई होगी, उधर फिर क्या नाम है चुंबकीय पढ़ाई होगी, चुंबक की पढ़ाई होगी, करंट कैसे जनरेट होता है, अल्टरनेटर, मोटर, जनरेटर, है ना, ट्रांसफार्मर, फलाना ढिमकाना, हाई हाउ सब पढ़ेंगे इसमें। तो कुल मिलाकर चार्ज और उससे आने वाले इफेक्ट की पढ़ाई इसके अंतर्गत होने वाली है। फिर आएगा आपका ऑप्टिक्स, प्रकाश। प्रकाश को कौन नहीं जानता? अरे वो
बगल वाले भैया नहीं है प्रकाश, वो वाले प्रकाश नहीं भाई, ये प्रकाश हम लाइट की बात कर रहे हैं। लाइट आप सभी जानते हैं, इसे गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। इसमें हम लाइट से जो इफ़ेक्ट पैदा कर सकते हैं या लाइट के बारे में जो भी जानकारियाँ हमारे पास रहेंगी उसको हम पढ़ेंगे। ओके, फिर आता है मॉडर्न फिजिक्स। क्या आएगा भैया? मॉडर्न फिजिक्स। और ये अपने आप में बहुत जोरदार है, इसको समझना पड़ेगा पहले तो डियर क्या हुआ कि 1905 में, कब भैया? 1905 में एक घटना घटी। 1905 ईस्वी में इस दुनिया में आइंस्टीन आए और आइंस्टीन ने आके कुछ बातें बोली जिससे पहले की जो बातें थी, हालांकि बातें तो बहुत सारी हैं, 1905 से पहले जो बातें थी उन बातों को आइंस्टीन ने आकर के कुछ गलत प्रूव कर दिया और दुनिया में हंगामा हो गया। सर ऐसा आइंस्टीन ने क्यों कहा? उसके लिए तो हमें थोड़ा सा इतिहास में उतरना पड़ेगा। तो चलिए उतरते हैं। हुआ क्या, 1600 के समथिंग में, 600 समथिंग में, 600 BC, नो 600 ईस्वी में थेल्स नाम के एक फिलासफर थे। उनकी कहानियों में उन्होंने एक कहानी बताई है। उनकी कहानियों में ऐसा देखा जाता है, पढ़ा जाता है, पाया जाता है, वो एक चार्ज की पढ़ाई कर रहे थे। सर ये चार्ज क्या होता है? जैसे आप लोगों ने बहुत बार किया होगा, अक्सर ठंडी वगैरह में आप लोग ऐसे बाल पे ऐसे 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 करते होंगे, फिर कागज़ के टुकड़े पर ले जाते होंगे, धूल के कणों को के पास ले जाते होंगे, चपक जाता है उस धूल के कण को वो ऑब्जेक्ट, आप कहते जादू जादू जादू, पूरे स्कूल में हल्ला मचा रखते हैं। हाँ जी, तो वो जो आप बाल पे रगड़ के उस पेन या फिर उस मार्कर या फिर उस ऑब्जेक्ट के पास वो जो प्रॉपर्टी आ रही है, उस प्रॉपर्टी का नाम है चार्ज। थेल्स भाई साहब ने क्या किया, चार्ज नाम की प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस कर दिया। आवेश जिसे बोला जाता है। अब इस चार्ज से हुआ क्या, इस चार्ज से ही तो आगे चलकर करंट बना और ये पूरा का पूरा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बना। तो बेसिकली पढ़ाई लिखाई जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मानी जाती है कि कब से पढ़ना शुरू हुआ होगा, तो डियर 600 ईस्वी में थेल्स नाम के फिलासफर ने चार्ज नाम के की खोज की थी और वहीं से पढ़ाई लिखाई माना जाता है। ये तो हो गई बाबू आपके जो है यूरोपीय कंट्री का मानना, परंतु हमारे भारतीय व्यवस्था में एक महर्षि हुए जिनका नाम है महर्षि अगस्त्य। क्या नाम है भैया? महर्षि। उन्होंने एक किताब लिखी और उस किताब का नाम है अगस्त्य संहिता। ये किताब अभी भी मार्केट में है, आप चाहेंगे तो गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। अगस्त्य संहिता नाम की एक किताब लिखी। कब इन्होंने लिखी बाबू? 1600 BC, है ना, 1600 साल पहले। कब? ईसा मसीही के जन्म से। अभी फिलहाल कितना चल रहा है? 2024। अब 2024 से 2024 साल तो ये हो गया और 1600 साल ये हो गया। हाँ जी, तो लगभग 3800 साल, 3824 साल के, सॉरी 4000 साल के आसपास, नो 2000 और 1600 तो 3624 साल के दरमियान की बात चल रही है। इतना साल आप पीछे जाइए, इतने साल पीछे महर्षि अगस्त्य ने एक किताब लिखी जिसका नाम था अगस्त्य संहिता, और उस अगस्त्य संहिता में उन्होंने एक मंत्र लिखा। अभी यह मंत्र गूगल पे उपलब्ध है, आप इसको चाहेंगे तो सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। उस मंत्र में उन्होंने करंट बनाया उस मंत्र की मदद से, और शायद मैं जहाँ तक रिकॉल कर पा रहा हूँ, नासा ने 2001 में इस मंत्र की मदद से करंट बनाया और उस करंट की वैल्यू निकल के आई। वहाँ से कुछ करंट बना उस मंत्र की मदद से, जिसको नापा गया, कुछ मिली एम्पियर करंट बना। हालांकि कम बना था लेकिन बना था करंट। आप सोचिए ना कि भैया मंत्र की वजह से या मंत्र से कोई करंट बन रहा, तो ये थोड़ा सा
सुनने में बड़ा अजीब लगता है, परंतु ऐसा हुआ। ठीक बात है, ओके। तो महर्षि अगस्त ने ये कारनामा किया है। जिसको जानने की जरूरत है, पढ़ने उड़ने की जरूरत है, वो जाके अगस्त संहिता को पढ़े। ओके, तो हमारे यहाँ इंडिया के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की शुरुआत तो बहुत पहले मानी जाती है। इन यूरोपीय कंट्री के तुलना में हमारे यहाँ तो भाई साहब 1600 BC में जो है पढ़ाई लिखाई माना जाता है। तो फिर ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट आए, पढ़ाई लिखाई होती रही, जो है चीजें आगे बढ़ती रही। परंतु इस दुनिया में 16वीं शताब्दी में, नो 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 17वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में तकरीबन न्यूटन भाई साहब एग्जिस्ट करते थे। न्यूटन भाई साहब आते हैं और 17वीं शताब्दी में 1600 समथिंग के आसपास ये आते हैं। 17वीं शताब्दी समझते हैं ना, 1601 से लेकर के 1700 तक जो समय रहा, जो पीरियड रहा, वो 17वीं शताब्दी के नाम से जाना जाता है। जैसे इस समय जो चल रहा है वो 21वीं शताब्दी चल रहा है। 2001 से, है ना, 2001 से 3000 तक का जो समय होगा वो 2100 तक का, 2000 से लेकर 2100 तक का जो समय है वो हम कहलाता है 21वीं शताब्दी। तो ऐसे 17वीं शताब्दी में न्यूटन आए थे और न्यूटन ने आकर के इतनी बातें बताई कि भाई साहब फिजिक्स को लोगों ने कहना शुरू कर दिया न्यूटोनियन फिजिक्स। क्या कहने लग जाए भैया? न्यूटोनियन फिजिक्स, नाम ही पड़ गया। सोचो, भाई ने इतनी बातें बताई कि फिजिक्स का नाम बदल के न्यूटोनियन फिजिक्स करने लग गए लोग बाग। क्योंकि ये बड़ा आदमी था, इसने काफ़ी जो है पढ़ाई करा और काफ़ी बातें बताई। फिर न्यूटन भाई के बाद आए तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे, लेकिन जब न्यूटन भाई चले गए इस दुनिया से, स्वर्ग में जब चले गए, तब इनके खिलाफ बगावत शुरू हुई। बगावत तो आप जानते ही हैं, आप कुछ भी करेंगे तो आपके खिलाफ भी बगावत शुरू कर दी जाएगी। तो न्यूटन भाई के खिलाफ ये जब नहीं रहे तो इनके खिलाफ बगावत शुरू की गई। लोगों ने कहा न्यूटन ने कुछ सही बात बताई है और कुछ गलत बात बताई है। अब इनके खिलाफ झंडे लेकर के लोग चल पड़े, न्यूटन भैया जिंदाबाद, और कोई कहता न्यूटन भैया मुर्दाबाद। अब इनकी आत्मा को बड़ा दुख हुआ कि यार हमारे जो है नियम का तो, हमारे जो है नाम का तो थू थू हो रहा है। लेकिन कर भी क्या सकते थे, कुछ बातें प्रूफ जो है सही साबित हुई और कुछ बातें गलत साबित हुई। अब विरोध होने लगा जोरदार तरीके से, परंतु वो पहला आदमी जिसने खुले मंच से विरोध किया, जिसने प्रूव करके दिखाया कि न्यूटन की थियरी गलत है। लोग बाग बहुत प्रूव कर रहे थे, लेकिन न्यूटन का कद इतना बड़ा था कि सबको बैठा देता, बैठ नीचे बैठ, मेरे बारे में कुछ मत बोल। तो इसका कद इतना बढ़ गया था कि जो छोटे मोटे साइंटिस्ट थे वो इसका विरोध कर नहीं पाते थे। तो आइंस्टीन 1905 में आकर के इसका खुलेआम विरोध करते हुए थियरी ऑफ रिलेटिविटी देते हैं और कहते हैं कि न्यूटन भैया, आपके फिजिक्स, आपके नियम कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर नहीं लगते हैं। न्यूटन ने कहा अच्छा, कहाँ नहीं लगते हैं? कहा 2 जगह। कितनी जगह भैया? 2 जगह। ध्यान से सुनिएगा, मैं वो 2 जगह कहाँ कहाँ बता रहा हूँ, आपके दिमाग में, आपके जहन में वो बातें रहनी चाहिए। पहली जगह पर बताया कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, अगर कोई पढ़ाई माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चली जाए तब भैया न्यूटन, माफ करिए, आपकी फिजिक्स, आपका ये मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, ये सब नहीं लगेगा। इसके लिए एक अलग पढ़ाई करनी पड़ेगी, एक अलग जो है ब्रांच बनानी पड़ेगी। और उस ब्रांच का नाम रखा था मॉडर्न फिजिक्स। क्या नाम रखा भैया? मॉडर्न फिजिक्स। सर ये माइक्रोस्कोपिक लेवल क्या होता है? एटॉमिक लेवल, जिसका डायमेंशन लगभग निग्लिजिबल होता है। ऐसी कोई एटॉमिक लेवल की चीजें आप मुझे बताइए, जैसे कि एटम है ना, और क्या हो सकता है, ये न्यूक्लियस, नाभिक जो एटम होता है, एटम के अंदर छोटू सा न्यूक्लियस होता है, वो एक लगभग जो है माइक्रोस्कोपिक लेवल की बातचीत है। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब जो छोटे मोटे जीव हैं, ये बहुत छोटे हैं, ये लगभग एटॉमिक लेवल की चीज़ें हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इतना छोटा आ जाए, इतना छोटा हो जाए और उसकी
पढ़ाई के लिए आप इन 4-5 ब्रांचों को लगाने लगो तो वो ब्रांच हाथ जोड़ लेंगे, कहेंगे भैया हम इस सब्जेक्ट को या इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए ऐसी लेवल पर या माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो फिजिक्स काम आएगी उसका नाम है मॉडर्न फिजिक्स। ये सारे काम नहीं आएंगे। बात नंबर 1। सर बात नंबर 2, बात नंबर 2 ये है भैया, पहली बात तो समझ में आ गई कि न्यूटन का फिजिक्स कहाँ नहीं लगेगा। दूसरी बात कि न्यूटन का फिजिक्स और कहाँ नहीं लगेगा। दूसरी बात, जब बाबू जब किसी चीज का स्पीड लाइट के कंपेरेबल हो जाए, अगर किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड लाइट की स्पीड समझते हैं ना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकंड, अर्थात लाइट के रफ्तार से जब कोई चीज चलने लगेगी तब उसकी पढ़ाई के लिए आप ये 4 ब्रांच लगा नहीं सकते। उसकी पढ़ाई के लिए आपको अलग से मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत आने वाले थियरी ऑफ रिलेटिविटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आई बात समझ में? बोलो ना। ओके, तो 2 ऐसी जगहें हैं जहां पर न्यूटन की फिजिक्स काम नहीं करती है। कहां कहां भैया? एक तो बोला कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, और दूसरा कि लाइट की रफ्तार जब ऑब्जेक्ट की रफ्तार जब लाइट के कंपेरेबल हो जाएगी तब न्यूटन की फिजिक्स काम नहीं आएगी, और आगे चल करके जो फिजिक्स लगेगी उस पे उसका नाम रखा गया मॉडर्न फिजिक्स। ओके, तो यही बताना था मुझे, इंट्रोडक्शन टाइप का था ये। हालांकि मैंने इसमें थोड़ा सा आपको आइडिया देने की कोशिश किया है कि बेसिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जो है यूज़ कैसे किया जाए या फिर इसको कैसे पढ़ा जाए। इसके अंतर्गत जो कहानी है मैंने आपको सुना दी है। इसके आगे की जो पढ़ाई है वो हम आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप इंतज़ार करिए, आपके फीडबैक की हमें इंतज़ार रहेगा। जैसा आपका फीडबैक होगा फिर देखा जाएगा आगे हमें कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। पसंद आने पर लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। ठीक बात है? ओके, तो ये जो आपको कहानी के स्वरूप मैंने आपको पढ़ाया, इसके आगे की जो कहानी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जहाँ पर हम इसके और भी कई पहलू हैं के बारे में हम जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।